देखो यहां तक तो देख चुके थे, है ना। अब इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अलील। अलील क्या है? जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। किसके लिए? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। कैपिटल टी होता है टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी होता है ड्वार्फनेस के लिए। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आपस में क्या है? अलील हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की बस थोड़ी सी अलग फॉर्म है, उसी को बोलेंगे अलील। क्या बोलेंगे? अलील। मतलब जीन तो हमारे पास एक ही था, जीन तो एक ही था, उसी जीन की दो फॉर्म आ गई हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दोनों कोड करेंगे फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। किसके लिए? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। जैसे ये टॉलनेस के लिए और ये ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में है अलील। क्या है? अलील, जो कि बस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है सेम जीन की। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. F1 में जो एक्सप्रेस हुआ है, जैसे मान लो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। कैपिटल टी किसके लिए होगा? टॉल के लिए। और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। जो F1 मिलेगा उसकी हाइट कैसी होगी? टॉल। F1 की हाइट होगी टॉल। तो F1 में जो हमें मिलेगा ना उसको हम लिखेंगे कैपिटल टी से। F1 में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसको लिखेंगे कैपिटल टी से। इसका कहने का मतलब क्या है? F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कौन करता है? डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। F1 में अपने आप को डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, इसीलिए उसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से। और जो दूसरा बच गया उसको लिखेंगे स्मॉल टी से। ठीक है, तो अगर जैसे इन्होंने बोला कैरेक्टर और ट्रेट का बताया था ने तुम्हें लास्ट क्लास में, है ना। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर में दो ट्रेट हो सकते हैं हमारे पास, या तो टॉल या ड्वार्फ, या तो टॉल या ड्वार्फ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाइट है एक कैरेक्टर जिसमें ट्रेट दो हो सकते हैं, एक तो टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस। तो अलील किसके लिए होते हैं? ट्रेट के लिए या कैरेक्टर के लिए? ट्रेट के लिए। अलील किसके लिए? ट्रेट के लिए, या तो टॉलनेस के लिए या ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, और जीन किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए। जीन कोड करता है फॉर कैरेक्टर, और उसी जीन की जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होगी उसको बोलेंगे अलील, जो कोड करेंगे फॉर ट्रेट, फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के क्या हैं? अलील है। Hence in plants the pair of alleles for height would be capital T small t या small t. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. इसको बोलेंगे या तो आइडेंटिकल या होमोजाइगस पेयर ऑफ अलील। इसको बोलेंगे ये भी आइडेंटिकल या होमोजाइगस पेयर ऑफ allele. अब कैपिटल टी and small t are the genotype of the plant while the descriptive terms tall and dwarf are phenotype. जब मैं बोल रही हूँ tall, dwarf तो ये है phenotype। ये क्या है? phenotype। जब मैं बोल रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल t तो ये है जीनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप। ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा? टॉल होगा, और ये है जीनोटाइप। ठीक है, as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors one dominate the other and hence is called the dominant factor, जबकि दूसरा recessive होगा। तो F1 में हमें क्या मिला था? कैपिटल T स्मॉल t मिला था। तो प्लांट था टॉल या ड्वार्फ? टॉल। प्लांट था टॉल, जो बिल्कुल कैपिटल टी जैसा था। तो मेंडल ने कहा कि F1 में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, इन दिस केस कैपिटल T फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t, दैट इज रिसेसिव। यहाँ कैपिटल T है डोमिनेंट फैक्टर और स्मॉल t है रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, अब देखो 3-4 पेज पढ़ाऊंगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब पता है हमें, फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ा रही हूँ कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा लाइन मिल जाए। ठीक है, he observed identical behavior for all the other character या trait pairs that he studied.
अब चाहे उसने प्लांट की हाइट पढ़ी, चाहे उसने फ्लावर की पोजीशन पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, सब में यही मिला कि जो डोमिनेंट पेरेंट था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था इन F1। F1 में हमें रिसेसिव नहीं मिला, रिसेसिव हमें कहा मिला था F2 में, रिसेसिव कहा मिला था F2 में मिला था, तो सारे कैरेक्टर्स के लिए उसको ऐसा ही रिजल्ट मिला। It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember that this concept of dominance and recessiveness। ठीक है, जो डोमिनेंट है उसको हमने कैपिटल से लिख दिया और जो रिसेसिव है उसको स्मॉल से। ठीक है, इजी भी और लॉजिकल भी है। Do not use capital T for tall and small d for dwarf because you will find it difficult to remember whether capital T and small d are alleles of the same gene या character or not। ऐसे नहीं है कि तुम टॉल को टी से लिख रहे हो और ड्वार्फ को डी से लिख रहे हो, फिर तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि ये दोनों ये दोनों एक दूसरे के अलील हैं भी या नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं रेड और व्हाइट, मैंने बोला रेड और व्हाइट, तो पहली बात तो कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, कलर। कैरेक्टर क्या है, कलर। इस कलर के लिए हमारे पास है जीन, इस कलर के लिए हमारे पास है जीन, और उसी जीन की दो अलील है, उसी जीन के दो अलील हैं, जो एक है रेड के लिए और एक है व्हाइट के लिए। अब मान लो रेड वाला डोमिनेंट है, रेड वाला डोमिनेंट है तो इसके लिए लोगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो जब क्रॉस कराओगे ना तो यूं नहीं है कि व्हाइट के लिए डब्ल्यू ले लोगे, व्हाइट के लिए क्या लोगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कलर है और कलर के लिए दो अलील है, एक तो है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। ये दो अलील है एक जीन के जो कोड कर रहे हैं फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। यही गलती करोगे तुम, फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अलील्स कैन बी सिमिलर, अलील सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी सिमिलर है और स्मॉल टी सिमिलर है, या अलील अलग भी हो सकते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर पूछा जाए कि होमोजाइगस के केस में अलील सेम होंगे या डिफरेंट, सेम, और हेट्रोजाइगस के केस में अलील डिफरेंट होंगे। ठीक है, since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, it is a monohybrid and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो हमें मिला था कहाँ पे, F1 जनरेशन में। कब मिला, जब हमने किसका किसका क्रॉस कराया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कौन सा था हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, वी कैन इन्फर दैट when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। देखो तुम्हारे पास ना टॉल था और ड्वार्फ था, टॉल था और ड्वार्फ था। F1 में तुम्हें क्या मिला, टॉल। F1 में क्या मिला, टॉल। क्या कोई ब्लेंडिंग हुई, नहीं, आगे जाके यहाँ पे F2 में। ये तो कौन सी जनरेशन है, F1 का जब तुमने फिर से क्रॉस कराया था तो यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग हुई कि टॉल और ड्वार्फ को छोड़ के कोई बीच की हाइट का प्लांट भी मिला, ऐसी कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कैपिटल टी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दिस स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दिस स्मॉल टी, कि भाई तू कहीं जा मैं कहीं जाऊं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल टी अलग जा सकता है, स्मॉल टी अलग जा सकता है। ठीक है, बीच में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई। ठीक है, अब ये अगर कैपिटल टी होगा तो ये आगे जाएगा और ये स्मॉल टी होगा तो ये भी आगे जाएगा। तो गैमेट्स में एक बार में कितने फैक्टर जाते हैं, एक। गैमेट्स में एक बार में एक है ना, एक मदर की साइड से और एक फादर की साइड से। ठीक है, इसीलिए अलग हुए, सेग्रीगेशन हुआ उनका। और जो सेग्रीगेशन होता है वो कौन सी प्रोसेस से होगा, बताओ, माइटोसिस, मियोसिस, किससे होगा, सेग्रीगेशन किससे होगा, मियोसिस से। ठीक है, तो यही लिखा है कि ये जो मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस से। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में बंधे हुए
नहीं है। कैपिटल टी अपने रास्ते जा सकता है और स्मॉल टी अपने रास्ते, ठीक है। और इन दोनों का जो सेग्रीगेशन होगा, जो सेपरेशन होगा, वो कौन सी प्रोसेस से होगा? मियोसिस से, ठीक है। दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग आइदर अलील एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द क्रॉसिंग्स। अब जैसे ना तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि फादर के पास है XY और मदर के पास है XX। अब जो बच्चा है उसमें मदर की साइड से तो श्योर है हम कि X ही आएगा, पर फादर की साइड से X भी आ सकता है और Y भी, है ना। मतलब 50% चांस है, कुछ भी आ सकता है, X भी आ सकता है और Y भी। यहाँ क्या है कि कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्लांट बनेगा उसमें कैपिटल T भी आ सकता है और स्मॉल t भी आ सकता है, कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कितने परसेंट चांस है? 50% चांस है कि कुछ भी आ सकता है ऊपर से, कैपिटल T भी आ सकता है और स्मॉल t भी आ सकता है, तो कोई भी अलील आ सकता है नीचे। इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल कैपिटल T प्लांट्स हैव द अलील कैपिटल T। ये सिर्फ क्या दे सकता है? अलील कौन सा दे सकता है? नीचे अपने ऑफस्प्रिंग में क्या दे सकता है? कैपिटल T दे सकता है। स्मॉल t नीचे क्या दे सकता है? स्मॉल t, है ना। तो यहाँ तो हम श्योर है कि या तो कैपिटल T आएगा इधर से और इधर से आएगा स्मॉल t, ठीक है। यहाँ तो पक्का है हमारा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू अलील्स, कैपिटल T फ्रॉम वन पेरेंट से through the pollen and small t from the other parent then through the egg are united to produce zygotes that have one capital T and one small t, ठीक है। मान लो मेल की साइड से आ गया कैपिटल T पोलन ग्रेन से और एग से आ गया स्मॉल t, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t। इसको हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। Since these hybrids contain alleles which express contrasting trait, तो प्लांट कैसा होगा? हेट्रोजाइगस। प्लांट कैसा होगा? हेट्रोजाइगस। अगर तुम्हारा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस क्लियर नहीं है तो तुम इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट अगर मैं बोलूं क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल t, ठीक है। The production of gametes by the parents, the formation of the zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square। तो पुन्नेट स्क्वायर से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पुन्नेट स्क्वायर से हम पढ़ सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट्स। पहला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तीसरा F1, फोर्थ F2, ठीक है। तो पुन्नेट स्क्वायर से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? पहला प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तीसरा F1 और फोर्थ F2, ठीक है। तो पुन्नेट स्क्वायर से कितनी चीजें पढ़ सकते हो? 4, ठीक है। स्क्वायर है, जैसे 4 साइड होती है ना, वैसे कितनी चीजें पढ़ सकते हो? यहाँ पे 4 चीजें पढ़ सकते हो। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। ओ ये नया दे दिया या पुन्नेट था पहले सिर्फ? रेगिनॉल्ड सी पुन्नेट। क्या है पूरा नाम? रेगिनॉल्ड सी पुन्नेट। ये क्या थे? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, मतलब जेनेटिक्स की स्टडी करते थे, ठीक है। तो पुन्नेट स्क्वायर किसने दिया? ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेगिनॉल्ड सी पुन्नेट। रेगिनॉल्ड सी पुन्नेट किसने दिया था? रेगिनॉल्ड सी पुन्नेट ने दिया था। ये पूछ लेगा यहाँ पे, ब्रिटिश जर्मन कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो ये थे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पुन्नेट स्क्वायर क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। एक जो जेनेटिक क्रॉस हम कराते हैं उसके अंदर कौन सा जीनोटाइप हमें मिलेगा उसकी हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। कौन सा जीनोटाइप मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है पुन्नेट स्क्वायर। तो पहली बात तो पुन्नेट स्क्वायर से हमें 4 चीजें पता चलती। पहली प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट्स। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तीसरा F1 और फोर्थ F2, ठीक है। और पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप देख सकते हैं, ठीक है। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम्स, ठीक है। एक तो टॉप पे लिखते हैं और एक लेफ्ट में लिखते हैं। टॉप पे किसको लिखते हैं? मेल को, और लेफ्ट में फीमेल को लिखते हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन द स्क्वायर्स व्हिच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। ऐसे बनाएंगे, बता दिया था ना बनाना है। द पुन्नेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल
and dwarf plants, the gametes produced by them are them and the F1 capital T small t progeny. ये तो पेरेंट थे और यहाँ मिली थी कैपिटल T small t progeny, वही बात लिख रहा है घुमा घुमा के. The F1 plants of genotype are self pollinated. इसका किया था फिर हमने सेल्फ पॉलिनेशन. अब ये सिंबल किसके लिए है? अब तक तुम्हारा यही क्लियर नहीं हुआ. ये किसके लिए है? फीमेल के लिए. और ये मेल के लिए. आर यूज्ड टू डिनोट द फीमेल एंड मेल. ठीक है. द F1 plant of the genotype when self pollinated produces gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion. When fertilization take place, the pollen grains of genotype have a 50% chance to pollinate eggs of the genotype capital T as well as of the genotype small t. देखो F1 में हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी. इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराना है किसके साथ? हाँ सेल्फ है तो मतलब इसी के साथ होगा ना. अब ये कैपिटल टी या तो जाएगा इस कैपिटल टी के साथ या स्मॉल टी के साथ. तो कितने परसेंट चांस है कि कैपिटल टी के साथ जाए? 50% चांस. कितने चांस है? 50% चांस. और स्मॉल टी के साथ जाने के चांस भी 50% है. ठीक है. यूं ही स्मॉल टी का स्मॉल टी इसके साथ जाएगा उसके चांस भी 50%, इसके साथ जाएगा उसके चांस भी 50%. As a result of random fertilization, the zygotes can be of the genotype capital T, capital T, capital T, small t और small t, small t. ठीक है. तो कोई फिक्स तो नहीं है ना कि कैपिटल T स्मॉल t के साथ ही जाए. वो कैपिटल T के साथ भी जा सकता है, उसकी मर्जी है. ठीक है. From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization leads capital T, capital T, 1/2 lead to capital T, small t and 1/4 lead to small t, small t. क्या बोल रहे हैं? कैपिटल टी कितने बोले? 1/4. कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और स्मॉल टी मिलेगा. कहाँ से लिया है तुमने? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा के. हाँ पहला कितना मिलेगा? 1/4. ये 1/2 और ये कितना मिलेगा? 1/4. जब भी ऐसा हो ना तुम्हारे पास तो रेशियो कैसे निकालोगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से. किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से. अब इसको मल्टीप्लाई करना 4 से क्या आएगा? 1. क्या आएगा? 1. इसको मल्टीप्लाई करना 4 से 2. इसको मल्टीप्लाई करना 1. तो तुम्हारा रेशियो क्या आ गया? 1:2:1. ठीक है. जब भी फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई कर दिया करो उसकी. उसके बाद देखो बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इज टॉल. अब चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, फिनोटाइप तो कैसा होगा? टॉल. फिनोटाइप तो होगा टॉल. F2 में अगर हम बात करें तो 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल. ये फिनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं. 3/4 तो है टॉल और 1/4 थे ड्वार्फ. ठीक है. तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया था? 3:1. Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and capital T small t. अब तुम्हारे पास दो प्लांट है, दोनों टॉल हैं. एक का जीनोटाइप है कैपिटल टी, एक का है कैपिटल टी स्मॉल टी. देख के बता सकते हो कौन सा टॉल है? अरे हाँ टॉल देख के बता सकते हो किसका जीनोटाइप कैपिटल टी, किसका कैपिटल टी स्मॉल टी. बाहर से देख के नहीं बता सकते क्योंकि दोनों ही टॉल हैं. दोनों का फिनोटाइप सेम है पर बाहर से देख के हम जीनोटाइप नहीं बता सकते. ठीक है. Hence, within the genotypic pair capital T small t, only one character capital T is expressed. अब इसमें से एक्सप्रेस कौन हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी में से? कैपिटल टी. कौन एक्सप्रेस हो रहा है? कैपिटल टी. Hence, the character capital T or tall is said to dominance of one character over the other. That all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t. And in the F2, 3/4 of the plants are tall, though the genotypically 1/2 are capital T small t and only 1/4 are capital T. वही बात घुमा घुमा के लिखी हुई है बार बार. इसकी वजह से हमें रेशियो क्या मिल गया? फिनोटिपिक मिला 3:1 और जीनोटिपिक मिला 1:2:1. अब तक जो काम की बात आई है ना इस पूरी रामायण में वो क्या थी कि पुनेट स्क्वायर हमें वो 4 चीजें देता है और उससे हम निकाल सकते जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी. क्या निकाल सकते? जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पुनेट स्क्वायर दिया किसने है? रैगिनोल्ड सी पुनेट ने. रैगिनोल्ड सी
पुनेट ने, हाँ था, याद आ गया मेरे को, रेगिनॉल्ड सी पुनेट ने, जो कि थे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट आई अब तक, बाकी तो घुमा घुमाई लिखा हुआ है सब। ये भाई पूछ भी ले अगर, अब तो कुछ भी आ सकता है पेपर में। देखो जो ये लिखा है ना हमने 1/4 रेशो 1/2 रेशो 1/4 ऑफ द, इन्हीं का रेशो लिखा हुआ है ना टॉल और ड्वार्फ का, इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax plus by का होल स्क्वायर दैट हैज द गैमेट्स बियरिंग जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है ना, फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ही कंडेंसेबल फॉर्म है। ठीक है, उसी को कंडेंस करके हमने क्या निकाला है, रेशो 1:2:1। ठीक है, द एक्सप्रेशन, अच्छा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों की इक्वल है, हाफ है। फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की हाफ। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम लगाएंगे उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और कितनी है, हाफ है। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो ऐसे कि इस जो फॉर्म है ना तुम्हारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें रख के निकाल सकते हो। तो क्या आएगा लास्ट में कि कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1/4, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और स्मॉल टी वाले हैं 1/4। तो इस एक्सप्रेशन में रख के निकाल सकते हो सकता है ये एक्सप्रेशन दे दे तुम्हें और पूछ ले कि कंडेंसेबल फॉर्म किसका है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। किसका है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation। ये बात नहीं आई है तुम्हारे लिए कि F2 मिलने के बाद भी मेंडल ने कराया सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन्होंने देखा कि जो ड्वार्फ प्लांट है अब हमें F3 में भी मिल रहा है और F4 में भी मिल रहा है। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, that the genotype of the dwarfs was homozygous। What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? अगर मान लो इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहते हो, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहो, क्या तुम्हें ड्वार्फ मिलता कभी? नहीं मिलता ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो आगे हर जनरेशन में हमें मिला ड्वार्फ, हर जनरेशन में मिला ड्वार्फ। नहीं, यहाँ पे इसका होना जरूरी है। ठीक है, हेट्रोजाइगोट का होना जरूरी है। F1 में तो तुम्हें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था ना, F1 में करा, फिर F2 में भी ड्वार्फ मिला। F2 में ड्वार्फ, जब तुम्हें F2 मिला तो F2 के अंदर क्या क्या मिला था तुम्हें, ये मिले थे ना। फिर आगे जब तुम कराते गए तो उसमें तुम्हें हर जनरेशन में मिला ड्वार्फ, हर जनरेशन में मिला ड्वार्फ। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, हम उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते। बाहर से देख के हम किसी का जीनोटाइप नहीं बता सकते क्योंकि दोनों ही टॉल दिख रहे थे। That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T और capital T small composition cannot be predicted। तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा कैपिटल टी और कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी है। Therefore, to determine the genotype of a plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant। F2 में जो उसको टॉल प्लांट मिला था उसकी क्रॉसिंग उन्होंने किसके साथ कराई, ड्वार्फ प्लांट के साथ, और इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बताओ रेसिप्रोकल क्रॉस तो क्या था, उसको अगली बार मेल ले लो। ठीक है, और बैक क्रॉस क्या था, किसका, F1 का क्रॉस कराना है वापस से किसी भी एक पेरेंट के साथ, या तो फादर के साथ या मदर के साथ। टेस्ट क्रॉस क्या था, हाँ, जो तुम्हें F1 में मिला है उसका बैक क्रॉस कराओ विद रिसेसिव पेरेंट, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, जैसे पी प्लांट लिया यहाँ पे, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। देखो जो हमें F1 जनरेशन मिली,
F1 जनरेशन में हमें मिल गया मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या मिल गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने तो पौधे उगाए थे ना, तो मेंडल को क्या पता कि ये जो प्लांट है उसको तो टॉल दिख रहा था, उनको नहीं पता था कि इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, उन्हें तो प्लांट मिल गया, उन्हें इसका जीनोटाइप नहीं पता था जब उन्हें F1 में मिला। तो इसका जीनोटाइप जानने के लिए उन्होंने इसका क्रॉस कराया विद रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जीनोटाइप क्या आया है कि ठीक है टॉल तो आ गया, वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। जीनोटाइप जानने के लिए हम कौन सा क्रॉस कराते हैं? टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराते हैं? टेस्ट क्रॉस, जिसके लिए हमें क्रॉसिंग करानी होगी विद रिसेसिव पेरेंट। किसके साथ? विद रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. ठीक है। Figure 4.5 shows the results of a typical test cross where violet flowers is dominant over white color flower. कहाँ दिखाया ये? इसमें तो नहीं है, ये रहा, ये है ना, वॉयलेट और व्हाइट है। बस यही है कि वॉयलेट के लिए तो इन्होंने कौन सा जीन लिया है? कैपिटल W। वॉयलेट के लिए लिया कैपिटल W और व्हाइट के लिए लिया स्मॉल w। तो जो तुम वहां पे कैपिटल T और स्मॉल t ले रहे थे, बस यहाँ पे ले लिया कैपिटल W और स्मॉल w, ठीक है। तो फिर लास्ट में उसका जीनोटाइप जानना था, तो कौन सा क्रॉस कराएंगे? टेस्ट क्रॉस, ठीक है, वही बताया इसमें। बैक क्यों कर रही हूँ? कर दो पानी उल्टे लेते नहीं, पिया तो नहीं। टेस्ट क्रॉस रेशियो याद है किसी को क्या मिला था हमें? टेस्ट क्रॉस तो क्यों कराते? जीनोटाइप जानने के लिए कराते ना। उस जैसे मान लो तुम्हें F1 में ये मिला, अब इसका हमें जीनोटाइप जानना, बाहर से तो नहीं पता ना हमें कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसका क्रॉस कराया हमने स्मॉल टी के साथ। अब एनसीईआरटी कह रही कि पुनेट स्क्वायर की हेल्प से टेस्ट क्रॉस हमेशा आता है 1:1। टेस्ट क्रॉस हमेशा क्या आएगा? 1:1। क्या आएगा? 1:1। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट क्रॉस क्या आता है? 1:1। और रेसिप्रोकल रेशियो भी क्या आना चाहिए? हमेशा 1:1। तभी हम देखेंगे कि हाँ हमारा रिजल्ट सही है। तो कह रहा है कि आप डेफिनेशन दे सकते हो टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या देंगे हम? कि इट इज परफॉर्म्ड टू नो द जीनोटाइप ऑफ F1, है ना। F1 का जीनोटाइप जानने के लिए हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम क्या करेंगे? F1 की क्रॉसिंग कराएंगे विद रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब यहां से शुरू हो रहा है मेन चैप्टर। और इस पे इतनी बार क्वेश्चन बनेगी, मैं काउंटिंग भी नहीं बता सकती तुम्हें। देखो ऑब्जर्वेशन जो की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल ने, उसके बेसिस पे उन्होंने 2 जनरल रूल्स दिए थे टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कितने रूल दिए टोटल? 2 जनरल रूल दिए। टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उनके इन 2 रूल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो हमने पढ़े थे 3, जब मैंने तुम्हें नोट्स में पढ़ाया तो उसमें कितने बताए थे? 3 बताए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेंडल ने कितने रूल या लॉ दिए थे? 2 जनरल रूल दिए थे, जिसको आज हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये मेंडल ने कौन से क्रॉस से निकालने हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। कहां से निकालने हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकालने हैं, ठीक है। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो मेंडल जो थे वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकलेगा, ठीक है। तो मेंडल जो है, मेंडल ने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने 2 जनरल रूल्स दिए। अब ध्यान से पढ़ना, कितने जनरल रूल्स दिए? 2। इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है। अब बात करते हैं पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की।
लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना है, इसको ना हल्के में मत लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तीनों स्टेटमेंट पूछता है इसकी। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, और उन डिस्क्रीट यूनिट्स को बोलते हैं फैक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने पहली बात कही कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट मतलब एक अलग यूनिट है, और उस अलग यूनिट का नाम है फैक्टर। तो मेंडल ने क्या कहा कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? फैक्टर। अब फैक्टर अकर इन पेयर्स, ये फैक्टर हमें मिलेंगे पेयर में, ये फैक्टर हमें मिलेंगे पेयर में, ठीक है। यूं तुम्हें नहीं दिखेगा कि अकेला कैपिटल टी तुम्हें टॉल प्लांट दे रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कैरेक्टर के लिए है फैक्टर, कैरेक्टर के लिए है फैक्टर, और फैक्टर हमेशा मिलते हैं पेयर में, फैक्टर हमेशा मिलेंगे पेयर में। अगर एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो उसमें से एक मेंबर होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, ठीक है। तो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर अगर है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें से एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। ये तीनों स्टेटमेंट ना गांठ बांध लो, पूछता ही पूछता है कि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो 3 स्टेटमेंट है वो क्या है, और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देगा कि तुम्हें सारी ठीक लगेंगी, ठीक है। तो कितनी बात कही यहाँ पे इन्होंने? 3। पहली बात, कैरेक्टर्स जो हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? फैक्टर, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट यूनिट है, अलग यूनिट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर, पेयर है ना। तीसरा इन्होंने कहा अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है ना, तो उसमें एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. देखो क्या बोल गया यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? एक पेरेंटल कैरेक्टर के एक पेरेंटल कैरेक्टर को बताने के लिए। जैसे पेरेंटल कैरेक्टर में एक था हमारे पास टॉल और एक था ड्वार्फ। टॉल कौन सा होगा? जिसके पास है दोनों कैपिटल टी वाला जीन है ना, जिसके पास कैपिटल टी वाला जीन है वो होगा टॉल, और जिसके पास स्मॉल टी वाला है वो होगा ड्वार्फ। ये हमने कैसे डिसाइड किया? डोमिनेंट और रिसेसिव की वजह से, है ना, कि जिसके पास डोमिनेंट है वो टॉल होगा और जिसके पास रिसेसिव वाला है वो ड्वार्फ होगा। तो पहली बात तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक पेरेंट के पेरेंटल कैरेक्टर को। क्यों? क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे? नहीं। तो ये बात बड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ, कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें F1 में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट मिलता है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें F1 में सिर्फ एक पेरेंट मिलता है, और वो पेरेंट होगा डोमिनेंट, वो पेरेंट होगा डोमिनेंट, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 में हमें सिर्फ एक पेरेंट मिलता है, वो होगा डोमिनेंट। ये बात हमने किससे एक्सप्लेन की है? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। किससे एक्सप्लेन की है? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से कह रही हूँ। उसके बाद अच्छा, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, कि हमें F1 में तो सिर्फ एक पेरेंट मिला, लेकिन F2 में दोनों पेरेंट मिल गए, टॉल वाला भी मिल गया और ड्वार्फ वाला भी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला था 3:1, वो भी हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से तुम्हें पहली बात तो 3 बातें तो ऊपर पता चली। एक तो क्या कि कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करेंगे फैक्टर, ठीक है, एंड दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो उसमें एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें 3 बातें बताता है। पहली तो क्या कि F1 में सिर्फ हमें एक पेरेंट मिलेगा, F1 में हमें सिर्फ एक पेरेंट मिलेगा, दोनों पेरेंट नहीं मिलेंगे। F2 के अंदर लेकिन हमें यही लिखा हुआ है, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। F1 में हमें मिलेगा सिर्फ एक पेरेंट, लेकिन F2 में हमें मिलेंगे दोनों पेरेंट, F2 में हमें मिलेंगे दोनों पेरेंट। और तीसरी बात क्या बताई गई कि जो हमें रेशियो मिला है 3:1, वो भी हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस से, ठीक है। हाँ,